नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। प्राइम एजेंडा आप देख रहे हैं, मैं हूं अमित सिंह। शो की शुरुआत अदम गोंडवी की कविता से। काजू भुने प्लेट में, विस्की ग्लास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर खादी के उजले लिबास में। यह कविता बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उनके निशाने पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी थे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां देश में शरिया का कानून लाना चाहती हैं। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जो भी लोग वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं वो बताएं कि अभी वक्फ की संपत्तियों पर कितने हॉस्पिटल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष पार्टियां किसी भी कीमत पर कठमुल्लों को खुश करना चाहती हैं और इसके लिए वो किसी भी लिमिट तक जाने को तैयार हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि बाबा साहब के संविधान का मजाक बनाया जा रहा है। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश का समाजवाद यही था क्या? बीजेपी और जेडीयू समाजवाद के साथ खड़े हैं। आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के साथ खड़े हैं। इनकी सरकार आई तो शरिया लागू कर देंगे। ये लोग आतंकियों को बचाने वाले हैं। ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है। पहले सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए, फिर प्राइम एजेंडा की शुरुआत करते हैं। और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर कर उसे कूड़ेदान में फेंक देना है। परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए। तो अब तेजस्वी यादव को सुन लीजिए और उनके बोलने के बाद आई प्रतिक्रियाओं का सैलाब भी। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना चीख कर इस बात की गवाही देता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जाकर के हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। वो गांधी मैदान की धरती ऐतिहासिक धरती है जहां जयप्रकाश नारायण ने ऐसे नालायक को एक पैदा किया जिसका नाम है लालू यादव। उनके आंदोलन से कुछ नालायक भी पैदा हुए, उसमें लालू यादव। लालू यादव के बेटे लालू यादव परिवारवादी बने। परिवारवादी बनते बनते अपने को कहने लगे समाजवादी, और समाजवादी भी नहीं रह पाए, बन गए नवाजवादी। अब न वो नवाजवादी न समाजवादी, बन गए रमखुदैया नवाजवादी। क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि हम एमवाई वाले लोग हैं, तो जो एम वाले लोग हैं इनको ये देखना है कि 15 साल आपका राजपट रहा,
उन 15 साल में कितने अल्पसंख्यक छात्रावास बने, कितने मदरसों को सरकारीकरण किया गया, कितने मदरसों को 5th पे स्केल दिया गया, कितने अल्पसंख्यक के बच्चों को यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाकर बीपीएससी, आईएएस, आईपीएस की कोचिंग दी जा रही है, और कितने जो लोग कंपीट कर जा रहे हैं रिटर्न उनके इंटरव्यू के लिए, कितने लोगों को इस प्रदेश में हमारे अल्पसंख्यक विद्यालय के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो कौन व्यक्ति है जो आने वाले उनके नस्ल को सुधारने का प्रयास कर रहा है? तो आपने तेजस्वी यादव का तेज देख लिया, गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया और कटाक्ष देख लिया। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जोड़ा है जो बिहार की सियासत की नब्ज को टटोलने की कोशिश करेगा। स्वागत कीजिए प्रमोद मिश्रा का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव मेरे साथ है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर श्याम कुमार है, प्रवक्ता है आरजेडी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीत कुमार है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं बुलेटिन की शुरुआत, डिबेट की शुरुआत करने जा रहा हूं आरजेडी के साथ। डॉक्टर श्याम कुमार से मेरा पहला सवाल होगा, बिहार की सियासत में 2-3 मुद्दे बहुत गर्म थे सर। पहला तो जातिगत जनगणना के विषय पर इंडिया गठबंधन लगातार बयानबाजी, सियासत, राजनीति कर रहा था। सरकार ने कह दिया हम करवाएंगे, फिर आप उसको बोलने लगे कि ये बैकडोर एनआरसी है। उसके बाद अब आपके नेता कहते हैं कि उनकी सरकार बनी तो कूड़े में फेंक देंगे वक्फ जो बिल है। क्या संसद ने जो कानून बनाया उसकी इतनी ही हैसियत, इतनी ही इज्जत है सर? श्याम कुमार जी। बहुत सारे तथ्यों को अनदेखी की गई है जी, बताएं। और जिस तरह से सरकारी नियंत्रण करने का एक गंभीर प्रयास है। हम जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, हमारी विरासत है, और हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव साहब ने बड़ा सही कहा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें सबने कुर्बानी दी थी। ये देश सबका है, यहाँ कोई किराएदार नहीं है। तो हमें ऐसा कोई भी कानून बनाने से बचना चाहिए कि 2 तरह के नागरिक हम बनाएं। एक कानून संसद बनाई है निश्चित तौर से, लेकिन कोई भी कानून अपने आप में सर्वोपरि नहीं है, उसे चुनौती दी जा सकती है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। तो क्या आप एक तबके को क्या कहना चाहते हैं कि उनकी जो मजहब है, उनका जो आस्था और विश्वास है, उसको उनके वजूद को कम आंकना है? हम इतने बड़े लोकतंत्र में, विविधता वाले देश में, बहुधर्मी देश है, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं जी। बल्कि ये तो हमारी पूरी मतलब धरोहर है। अगर सदियों की परंपरा देखे, जो तहजीब रही है, जो हमारी अदब रही है, कब हम ईद और दिवाली हम लोग साथ मिलकर मनाते हैं। तो इस सामुदायिक भावना को हमको सतत आगे मजबूत करना है, हमको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। जो बाबा साहेब का जो संविधान है उसमें भाई। श्याम कुमार जी माफी चाहता हूं, मैं बीच में रोक रहा हूं। मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूं, इतनी बड़ी भूमिका करेंगे सर तो 1 घंटा कम पड़ेगा। मैंने सवाल पूछा कि संसद ने, सरकार ने जो कानून बनाया उसको हटाने, उसको चुनौती देने का एक संवैधानिक तरीका है। आपके नेता ने कहा कूड़े के ढेर में फेंक देंगे। सवाल आप समझ नहीं पाए, आप पूरी आइटनरी समझा रहे हैं। सर सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। और भी लीगल तरीके हैं, संवैधानिक तरीके हैं चैलेंज करने का, हर लॉ, हर कानून, हर विधेयक को। लेकिन आपके नेता ने कहा कि हम इसे कूड़े में फेंक देंगे जब हमारी सरकार आएगी। तो मेरा सवाल था, क्या संसद के कानून और संवैधानिक तरीके से बने कानून की यही हैसियत, यही इज्जत है आपकी निगाह में? सवाल ये था सर, इसका जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा, बीजेपी के पास जाऊंगा। लेकिन ऐसा है, हर बात को शाब्दिक अर्थ में पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। बात को शाब्दिक अर्थों में पकड़ेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, उसका जवाब और कार्यक्रम आप करते रह जाएंगे। नहीं, नेता के शाब्दिक अर्थों पर ही राजनीति होती है श्याम कुमार जी। आप एक बात को उसकी मूल भावना को पकड़े। हाँ। आप उनकी मूल भावना यह है कि कानून जो है न्याय संगत नहीं बनी है। अच्छा। उसमें कई बातों की अनदेखी की गई है। आपको पता है ना, जेपीसी में गई थी। अगर इतना ही बढ़िया कानून होता, मतलब इसका इंटेंट होता, भावना होती, तो आके खुली बहस होती। जेपीसी में गई, वहां से फिर आई। और एक बात आप जान लीजिए, जो आप कहना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसके विरोध में काफी भी मत पड़े हैं, ऐसा नहीं है। आप लोकतंत्र में विपक्ष की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? कानून बहुमत से सिर्फ नहीं चलता है जी। मतलब विपक्षी दलों की भी एक भूमिका होती है, जनता ने हमें भी चुना है जी। तो आप हर बात को शाब्दिक अर्थों में ले जाके वो उस मुद्दे से भटकाने से कोई फायदा नहीं है। आप मूल विषय पर बात कीजिए। जो वक्त कानून बनी है उसमें जो बात
कमी पेशी रह गई है, उसका जो इरादे बनाया गया है, जो उसको कमतर करने का प्रयास है जी। वो उस विडंबना की हम चिंता जाहिर कर रहे हैं जी। ये देश सबका है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो संशोधन कराइए ना सर, बहस कराइए, उखाड़ के फेंक, कूड़े के ढेर में क्यों फेंकेंगे? संशोधन पे के लिए लड़िए। समझना चाहिए आपको, देखिए आप बड़े जो अनुभवी और पत्रकार हैं, आप बात को समझने का प्रयास करें। आप इस विषय पर विमर्श चाहते हैं, खुली बहस चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो इसमें मूल बात यहाँ पर यही है कि इसमें जिस समाज की जो आपत्ति दर्ज की है, क्या इतने बड़े समाज या किसी भी समाज, मैं बात एक की नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात को सुनी जानी चाहिए। आज हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है, तो क्या चाहते हैं, कोई कानून बना दें? आप इतने बहुधर्मी देश में, विविधता वाले देश में, इतने बड़े देश में, हम सेकुलर कंट्री है सर। तो सुप्रीम कोर्ट काम कर तो रहा है श्याम भाई, सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने अपील की है, वहां तो मुकदमा चल ही रहा है। ठीक है, मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, प्रमोद मिश्रा जी। संशोधन कराइए, चैलेंज करिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, बहस कराइए, इन तमाम प्रक्रियाओं से इतर तेजस्वी यादव कहते हैं कूड़े के ढेर में फेंक देंगे, श्याम कुमार जी कहते हैं बात को समझिए, उसका मजमून नहीं। मेरा सवाल यह है, क्या सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए विपक्षी पार्टियां कोई भी नैरेटिव गढ़ने को तैयार है, कुछ भी बोलने को तैयार है? प्रमोद जी। नहीं, वो विशुद्ध वोट बैंक की राजनीति है और क्या है। इसके अलावा तो कुछ यहां से परिलक्षित होता नहीं। कल गांधी मैदान पे जिस तरह का आवेग उत्पन्न कर रहे थे जी, चाहे वो इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, जितने भी, पप्पू यादव जी के आपने वक्तव्य सुने होंगे, और वहां पर एक मुस्लिम प्रवक्ता भी थे जिन्होंने कहा कि शरीयत की आवाज पर पूरा मैदान भर गया। तो शब्दों को समझें या उनकी भावनाएं क्या थी, ये भी डॉक्टर श्याम कुमार जी स्पष्ट कर दें। लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनके चरणों में रख दी। वह दृश्य था या दृश्य के पीछे छुपी ही भावनाएं थीं, वो भी स्पष्ट कर दें। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में, ये शब्द है या उसके पीछे गोंडवी जी की भावनाओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। स्पष्ट है परिवारवादी, और जैसा कि आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, विशुद्ध तुष्टीकरण के लिए और वोट बैंक राजनीति के लिए एक समग्र समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाए और किस तरह से लोगों के बीच में उन्माद पैदा हो जाए, उसके पीछे और कोई मंशा नहीं है। यही विशुद्ध भाव है, शब्दों में भी और भावनाओं में भी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, अभी अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ बोर्ड को कुछ शुभचिंतकों ने चुनौती दी है, तो उस बीच में ये बयान की क्या आवश्यकता थी? और संसद लोकसभा से बड़ी भी कोई पंचायत है इस देश में जो लोकतांत्रिक तरीके से कानून बनाती है? अभी 50 वर्ष हुए आपातकाल के, उसी से उत्पन्न ये दलों में को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बाकी प्रवक्ता गण, 2 लोग। क्या हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने जो संविधान दिया इस देश को, उसकी मूल प्रस्तावना, जिसको उन्होंने कहा कि ये उसकी आत्मा है, उसकी ही जघन्य हत्या कर डाली। ठीक है प्रमोद जी, मैं अशोक यादव के पास जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के चक्कर में ये पार्टियां इतनी गिर गई हैं कि संविधान की बेइज्जती करती हैं, संविधान के कानून को कूड़े के ढेर में फेंकने की बात कही जाती है खुले मंच से। अशोक यादव राज्यसभा सदस्य हैं और उनको नमाजवादी या समाजवादी क्या होता है इसके बारे में उसको बता देना चाहिए। नमाजवादी क्या होता है? जो नमाज अदा करता है। तो जैसे हम लोग भगवान के चरणों में शीश अर्पित करते हैं, नवाते हैं, वैसे वो लोग नमाज अदा करते हैं, अल्लाह के चरणों में जो अपना शीश नवाते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हर धर्म के लोग अपने अपने भगवानों में आस्था व्यक्त करते हैं। ये कोई गाली नहीं है। नमाजवादी उसको गाली समझ रहे हैं सुधांशु जी, यही सोच है। हाँ, हम समाजवादी भी हैं, हमें आप नमाजवादी कहिए, समाजवादी कहिए, जो इच्छा हो कहिए, लेकिन कम से कम
आप मनुवादी जो बने हैं उस मनुवादी चोले को उखाड़ के फेंक दीजिए, उतार के। और मनुवाद क्या कहता है अमित जी? मनुवाद यही कहता है ना, ब्राह्मण सम्मान सूचक, क्षत्रिय रक्षा सूचक, वैश्य द्रव्य सूचक, शूद्र निंदा सूचक। तो आप इस देश की जो 85% आबादी है पिछड़े दलितों को, जिनको शूद्र कहा जाता है, उसको निंदा सूचक बता रहे हैं। आप इतने बड़े मनुवादी हैं कि देश की 80% 85% आबादी को आप निंदा सूचक बता रहे हैं। उस व्यवस्था में आप यकीन रख रहे हैं और हमको नमाजवादी समाजवादी कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सुधांशु त्रिवेदी जी को। दूसरी चीज मैं बता दूं, संविधान की बात जहां तक है अमित जी, अभी 2 दिन हुआ ना, दत्तात्रेय होश बोले, राष्ट्रीय स्वयं संघ के महासचिव, क्या बोला? इस संविधान के प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को हटा देना चाहिए। ये संविधान को कह रहे हैं कि सुधांशु जी के संविधान में हमारी अटूट आस्था है, संविधान को हम लागू करना चाहते हैं। आप जब देश के संविधान की जो प्रियम्बल में से जो कि रूह उसकी है वो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द, उन शब्दों से आपको नफरत है, तो आप संविधान से कैसे प्यार कर सकते हैं? मैं आ रहा हूं प्रमोद जी, आ रहा हूं प्रमोद जी, आ रहा हूं जी। अशोक जी कंटिन्यू। देखिए जी, खास तौर से अगर देखा जाए तो भाजपा की जितनी भी सरकारें हैं जिस राज्य में, वो एक काम कर रही हैं, इस देश में प्रदेश में धर्मांधता फैला रही है। और वो धर्मांधता एक तरह से कह सकते हैं मनुवादी हिंदुत्व वाली धर्मांधता, ठीक है। और वो मनुवादी हिंदुत्व वाली धर्मांधता के आड़ में ये लोगों का नौकरियां छीन रही हैं, पीडीए का आरक्षण छीन रही हैं, ठीक है, उत्पीड़न कर रही हैं। अशोक जी मुझे कांग्रेस के पास जाना है, मैं जवाब ले लेता हूं फटाफट। ठीक है अशोक भाई, ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। संजीत जी मेरा वेट कर रहे हैं। प्रमोद मिश्रा फटाफट आप रिएक्ट करिए, उसके बाद मैं जा रहा हूं कांग्रेस के पास। प्रमोद जी। अशोक जी अभी संविधान की मूल प्रस्तावना की बात कह रहे थे, और ये बड़ी सुविधा अनुसार इन्होंने ये कह दिया कि उसमें से हटाने की बात की जी। अरे हमने नहीं की, ये तो संविधान सभा ने ही इस पर चर्चा करके कह दिया था कि इन शब्दों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत की मूल भावना में ये शब्द हैं, निहित हैं। कब लागू हुआ था ये? इसका संशोधन कब किया था? 42वां संशोधन कब हुआ था? अशोक जी बताएंगे? क्या सदन चल रहा था? क्या इनके नेता मुलायम सिंह जी वहां पर सदन में बैठे हुए थे? प्रतिपक्ष का कोई नेता नहीं था वहां पर। 42वें संशोधन करने का अपराध क्यों किया? जब संविधान सभा के निर्माताओं ने इस विषय पे गहन चिंतन करते हुए कहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भारत के मूल चिंतन में है जी। और जेएनयू में लिखे हुए मनु स्मृतियों के उदाहरण मत दीजिए, नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित सिंह जी से कि जरा मनु स्मृति पर भी एक दिन 1 घंटे का डिबेट रख लें और हमारी इनकी हो जाए। करेंगे प्रमोद जी, करेंगे, ये मौका आएगा तो करेंगे। ठीक है, समझा देंगे। चरण स्पर्श करते हैं हम, चरण स्पर्श करते हैं देवताओं का, इसलिए कि उनके चरणों में वहीं पर स्थान है। अगर आपको मूल भावना समझनी है अशोक जी, ये परिवारवाद नहीं है कि 5 यादव एक परिवार से निकल पड़ेंगे और कहेंगे कि सर्वधर्म संभाव हो गया और सारी जातियां निहित हो गई। अशोक जी को अभी टिकट देना हो तो मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश जी एक टिकट नहीं देंगे अशोक यादव जी को। ये है समाजवाद की परिभाषा। ये बात तो अशोक यादव भी जानते हैं, कोई बात नहीं। मैं संजीत कुमार जी के पास जा रहा हूं। संजीत जी, सुधांशु त्रिवेदी ने आज कई बातें कही, उनमें से एक मोटी बात यह भी थी कि विपक्षी पार्टियों का बस चले तो शरिया कानून देश में लागू कर दे, क्योंकि एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है मुसलमानों को खुश करने का। कोई एमवाई समीकरण की बात करता है, कोई पीडीए की बात करता है, कोई अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की बात करता है। बिहार में तो सरकार ने कह दिया कि जातिगत जनगणना वो खुद कराएगी, तो एक ये एजेंडा था, एक जो टूल था वो निकल गया विपक्ष के हाथ से। अब अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में टूल तलाश रही है। कभी वो ब्राह्मण वर्सेस यादव की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि जो राजपूत ब्राह्मण वो हैं गुंडे मवाली, उनके पैरों में गोलियां नहीं लगती हैं, और जो यादव हैं और जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनके पैर में गोली लगती है, पुलिस उनको अरेस्ट करती है, उनका इनकाउंटर करती है। संजीत कुमार जी, किसी जाति विशेष को खुश करना हर पार्टी का धर्म है, तभी वोट मिलेंगे, ये तो बेसिक फंडा है, पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा है। लेकिन इस लेवल पर आकर कि मतलब एक तरफा बयार बह रही है तुष्टीकरण की, यह आरोप सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पर भी लगाया है कि शरिया कानून लागू करवा दें अगर इनका बस चले तो। देखिए, संजीत कुमार, बात भारतीय जनता पार्टी एवं सुधांशु जी डरे और सहमे हुए हैं। जिस प्रकार का अभी सर्वेक्षण हुआ है बिहार के अंदर जी, और बिहार की जनता ने इंडिया अलायंस के दलों के प्रति जिस प्रकार की भावना दिखा रही है,
और जिस प्रकार का एक संभावित परिवर्तन दिख रहा है इस सत्ता के अंदर, ये बौखलाहट दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर उसी धार्मिक उन्माद की ओर बिहार की राजनीति और बिहार की चुनावी राजनीति को ले जाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि 20 साल शासन करने के बावजूद आज गिरिराज सिंह जी को और सुधांशु जी को नमाजवाद और समाजवाद के ऊपर चर्चा करना पड़ता है। ये दिखाता है कि आज बिहार के अंदर उनको कुछ कहने और करने के लिए, बताने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। अफसोस का विषय यह है कि 20 वर्षों के शासनकाल के बाद क्या वो शिक्षा, क्या वो रोजगार, क्या वो अन्य चीजों के ऊपर अपनी बात रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मामले में कुछ किया ही नहीं। 20 साल का शासनकाल छोटा शासनकाल नहीं होता है, लेकिन एक भी नया विश्वविद्यालय इस 20 वर्षों में बिहार के अंदर नहीं खुला। बिहार के अंदर एक भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने रेफरल जिला अस्पताल खोला था, एक भी नया अस्पताल नहीं खुला है। और एक भी अस्पताल अगर जो खुला था, जो कांग्रेस पार्टी ने खोली थी, उस कांग्रेस पार्टी के उस व्यवस्था को भी उन्होंने कमजोर किया। तो आज बिहार की जनता पूछती है 20 साल के बाद कि आप विकास के नाम पर आपने वोट लिया था। 20 साल छोटा शासनकाल नहीं होता है, लेकिन आप आज मजबूर हैं समाजवाद और नमाजवाद कह करके अन्य दलों को गालियां देने के। इससे बात बनेगी नहीं। सुधांशु जी और भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित अंगूठा टेक नेताओं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बौद्धिक रूप से मैं कह रहा हूं, उनसे ये कहना चाहता हूं, कृपया करके इस पिच पे आप आएंगे तो बहुत घाटा सहेंगे आप। संजीत कुमार, कौन है अंगूठा छाप? कौन है? बताइए बिहार की जनता को। संजीत जी, अंगूठा छाप कौन है? संजीत, अंगूठा छाप कौन है बता दीजिए ना। डिबेट में तो अभी से पहले के डिबेट में अंगूठा छाप, चोर, तू तड़ाक तो हो ही गई थी। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, आप भी बता दीजिए। सुन तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से वह अंगूठा टेक है। क्यों अंगूठा टेक है? क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों, उनकी शैक्षिक योग्यता अपनी जगह हो सकती है, लेकिन केवल और केवल अंगूठा टेक इस मामले में है कि वो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करने में वो बहुत। ठीक है, मैं प्रमोद मिश्रा के पास जा रहा हूं। ठीक है, उनको समाज के बारे में कोई जानकारी ही नहीं। ठीक है संजय जी, बहुत वक्त है अभी डिबेट में, मैं बारी बारी सबके पास आऊंगा। प्रमोद मिश्रा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वर्सेस यादव की बात करती है, और यहां देखिए डिबेट में इंडी गठबंधन के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि मानसिक रूप से अंगूठा छाप है आपकी पार्टी। प्रमोद जी। अति उत्साह में वो अपने जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार में, हाँ। शायद 9वीं फेल नेता की बात कर गए। हालांकि अभी उनका अपना तय नहीं है जी। अशोक भाई साहब बैठे हुए हैं, उनके शीर्ष नेता ने कांग्रेस के बारे में अभी पीछे वक्तव्य दे दिया कि अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं छोड़कर। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जगहों पर कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं जी। और वो कांग्रेस जो 1971 में गरीबी हटाओ का नारा देकर के आई थी चुनाव लड़ने, और बात कर रहे हैं। अरे अभी आज आपने देखा होगा एक जगह पर प्रेस वालों ने खड़गे जी से पूछ लिया कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री का बदलाव होगा क्या। खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कह रहे हैं अभी हाईकमान से बात करूंगा। बताइए, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसका हाईकमान कौन हो सकता है? बौद्धिक दिवालियापन ये बता रहे हैं। न बौद्धिक है, न संस्कृति है, और न ही संस्कार है। राजनीतिक दर्शन तो दूर दूर तक नहीं है, तो इनकी क्या बात करें? अरे बात करना है तो कम से कम कुछ आरजेडी के लोगों से बात करें बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो फिर समझ में भी आता है। इनके लिए तो खैर ठीक है, दूध भात कहा जाता है ना बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कि इनका तो दूध भात है। हाँ जी, पूर्वांचल में भी दूध भात कहा जाता है, पूर्वांचल में भी इनके लिए दूध भात ही है, तो इनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कहते हैं कहे। ठीक है, हाँ, लेकिन आरजेडी के हमारे साथियों को बताना पड़ेगा कि भाई आप इनकी बात से सहमत है क्या? आपके नेता पे इन्होंने जो आक्रमण कर दिया अभी, अंगूठा टेक, अंगूठा छाप नेता कह करके, तो ये तय करें
कि ये कैसे लोगों के साथ हैं। ठीक है प्रमोद जी, मैं श्याम कुमार के पास जा रहा हूँ। श्याम कुमार जी, जैसे आपने तेजस्वी यादव के बयान के लिए कहा कि बयान को मत देखिए, बयान की मूल भावना को समझिए, तो कांग्रेस नेता ने भी कुछ कहा है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि उनके बयान को मत समझिएगा, उनके बयान की मूल भाषा को समझिएगा। मेरा सवाल आपसे श्याम कुमार जी ये है कि एजेंडा क्या लेकर जा रहे हैं आप? अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या एजेंडा है आरजेडी का चुनावों के दौरान? क्या वक्फ कानून को हटा देंगे, बीजेपी को उखाड़ देंगे, कूड़े के ढेर में कानून को फेंक देंगे, मुसलमानों के त्योहारों पर छुट्टियों को लेकर विवाद बिहार में होता है, शुक्रवार की छुट्टी को लेकर विवाद होता है, इतनी बहुत सारी चीजें, एजेंडा क्या है? बिहार में विकास से बड़ा कोई एजेंडा है क्या? मुझे बताइए श्याम कुमार जी, डेवलपमेंट से बड़ा कोई एजेंडा है क्या बिहार में कि हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं वहां पे? श्याम कुमार जी, 3 बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। जो हमारे भाजपा के आदरणीय बड़े भाई साहब बता रहे थे आपके चैनल में, मेरे ख्याल से चूंकि स्क्रीन नहीं आ रहा है इस पर, इसलिए मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि भाजपा के ही सर बता रहे थे। हाँ, प्रमोद मिश्रा जी बैठे हुए हैं बीजेपी की ओर से। हाँ हाँ, वो सर को नमस्कार। हाँ। तो वो बता रहे थे कि जो हम लोग आरजेडी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और तमाम चीजें बता रहे थे अम्बेडकर, तो बड़े अदब और आदर के साथ उनको पहले क्लियर कर दूं कि आप लोग का कम से कम अम्बेडकर साहब के प्रति आदर और प्रेम बहुत नया नया है, और ये चुनावी है, ये आप जान लीजिए, और ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो ये चैप्टर पहले क्लियर कर दिया। जहां तक आपने बताया कि बिहार के लिए क्या मॉडल है, क्या नक्शा है, ब्लूप्रिंट क्या है, तो आपको पहले अपने फिलोसफिकल जो हमारा जो है ना पॉलिटिकल जो फिलोसफी है, राजनीतिक दर्शन है, उससे भेंट कराता हूं जी। वो पहला है सोशल जस्टिस का, और दूसरा है सेकुलरिज्म का, और आपको सोशलिज्म का। जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बड़ा विजन दिया था कि 21वीं शताब्दी का जो लोकतंत्र बनाएंगे, जो राष्ट्र का निर्माण होगा, उसमें सामाजिक लोकतंत्र की धरातल मजबूत होगी, वो आरजेडी करेगी। ये तो हुआ आपको राजनीतिक दर्शन। अब आपने एजेंडा की बात की, क्या क्या एजेंडा है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे युवा नेता ने संवाद किया था बिहार की माननीय जनता से, एक डायरेक्ट पत्र लिखा था। उसमें मात्र उन्होंने सारे विषय को, जो डेवलपमेंट के मॉडल पर जो 20 साल में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सारे जो है विकास के मॉडल और सूचकांक पर धराशाही है। मात्र 20 महीने में हम सबको पहले रास्ते पे लाएंगे, जो बेपटरी हो गई है उसको पटरी पर लाएंगे, और एक नया बिहार बनाएंगे जो युवाओं को रोजी रोजगार का सवाल है, जो समाज में सुकून है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, महिलाओं को न्याय देंगे, माई बहन मान सम्मान योजना का नाम आपने सुना है, जो जेंडर जस्टिस का सवाल है, जो डर के साये में जी रही है महिलाएं, उनको हम न्याय प्रदान करेंगे। तो जो तेजस्वी यादव साहब जो बिहार के भविष्य हैं, कल बिहार को संभालेंगे, संजीदा करेंगे, तो हम लोग के पास बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है, मॉडल है। हम लोग सिर्फ जो है ये बातें सिर्फ पोस्टर बैनर के लिए नहीं है। देखिए एक बात समझिए कि जो डेवलपमेंट के सारे मॉडल जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, जिसके 2 घटक दल भाजपा है, लोजपा है, हम है, इनका बस ये है कि पोस्टर बैनर छपे, रोड पे दिखे। आपने देखा पटना में भर दिया इन्होंने, तो ये काम, ये डेवलपमेंट। आपके पोस्टर नहीं लगे क्या श्याम कुमार जी? आपने पोस्टर नहीं लगे? हम लोग जमीन पे काम करेंगे। अच्छा, पोस्टर नहीं लगे आपके? आ रहा हूं प्रमोद जी। हम लोग देखिए ना, हम लोग जो भी काम करेंगे वो काम वो बहुत ठोस होगा, जीवन में गुणवत्ता लाएगी, युवा को हम नौकरी देंगे। उसके बहुत सारी चुनौतियां हैं, अपने माता पिता को जो देखना है, को अपनी जिंदगी बसानी है, तो ये चिंता तो युवा तेजस्वी यादव साहब कर रहे हैं। ये विजन ही नहीं है, वोट बैंक की राजनीति करके। ठीक है श्याम भाई, मैं आपके पास आऊंगा, आरोप लगा रहे हैं। मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। अशोक यादव जी भी वेट कर, उनके पास जाना है। लेकिन प्रमोद मिश्रा जी, आपके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बेकार हो गया बिहार का। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई सैनिटाइजेशन नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बिजली नहीं। लालू यादव का रजीम इससे बहुत सुपीरियर था, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कह रहे हैं जी। श्याम कुमार जी। इतना सुपीरियर था, डॉक्टर साहब की ने अपनी बात कही, इतना सुपीरियर था कि जनता ने बदल दिया। हाँ। अभी हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय श्याम कुमार जी बोल रहे थे कि युवाओं पर काम करेंगे, महिला सुरक्षा पर करेंगे। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, क्या इनके नेता ने आरजी कर पर एक वक्तव्य दिया?
3-4 दिन पहले एक दुर्घटना, जघन्य दुर्घटना हुई है बंगाल में। इंडी गठबंधन के सदस्य होने के नाते क्या एक शब्द इन्होंने कहा? नहीं कहा। कहेंगे? नहीं कहेंगे। न्यायिक सुरक्षा कहती, महिलाओं की सुरक्षा कहती, अरे भाई साहब एक चारा सुरक्षा की भी गारंटी दे दीजिए कि कम से कम चारा सुरक्षित रहेगा जी। पशुओं का हित भी सुरक्षित रहेगा, वो भी प्राणी हैं, वो भी प्रकृति की उत्पत्ति हैं। नहीं, वो तो होगा ही, वो तो होगा ही, उनके मैनिफेस्टो में तो होगा ही। श्याम कुमार उनके जी मुंह का निवाला न छीन लीजिएगा। और जनता को याद है, जनता एक एक चीज का हिसाब लेगी। आने वाले चुनाव में हो जाएंगे वैचारिक धरातल पर 2-2 हाथ। निर्णय जो भी होगा स्वीकार करेंगे, लेकिन आपकी तरह ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे कभी भी। सुविधानुसार कि शाम को 5 बजे तेलंगाना में 61% वोट और फाइनल फिगर आती है 73%, 11% का इजाफा हो गया। राहुल गांधी महाराष्ट्र के बाद संजीत जी आ रहा हूं संजीत जी, तेलंगाना के बारे में नहीं बोलेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था से बाहर निकलिए, राजनैतिक दर्शन दीजिए, लोगों की सेवा का संकल्प लीजिए, जनता को विश्वास दिलाइए अपने विचार, आचार, व्यवहार के साथ, तब जनता स्वीकार करती है। ऐसे आंदोलनों से नहीं कि धन्यवाद इतनी बड़ी रैली आई कि शरीयत का हमने दुहाई दी और गांधी मैदान भर गया लोगों से। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ मंच साझा करने वाले लोगों को। ठीक है, अशोक यादव के पास जा रहा हूं। अशोक यादव, इंडी गठबंधन में आप लोग हैं भाई, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। बहुत सेलेक्टिव हो चुकी है पार्टी क्या? क्योंकि दोस्ती ये गठबंधन है, तो गठबंधन वाले राज्यों में कोई अगर घटना घटती तो बयान नहीं देंगे। कोलकाता को लेकर जो प्रमोद मिश्रा सवाल पूछ रहे हैं, बहुत वाजिब सवाल है। यूपी में रेप हो जाता है, यूपी में अगर कोई घटना घटित होती है, अखिलेश यादव पीसी करने लगते हैं। छोटी से छोटी बात होती है, अखिलेश यादव पीसी करने लगते हैं। सेना की बात होती है, अखिलेश यादव पीसी करते हैं। इटावा के मसले पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने कर ली। कोलकाता में कॉलेज में एक महिला के साथ रेप होता है, टीएमसी के छात्र परिषद के तमाम वो नेता हैं जो इसमें मुफ्तला हैं, शामिल हैं। कोई बयान नहीं आया अशोक यादव आपकी तरफ से, कांग्रेस का भी बयान नहीं आया। कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस ने भी ना राहुल गांधी बोले, ना प्रियंका बोली, ना आपकी तरफ से अखिलेश यादव ने बोला, ना कोई और जो बड़े नेता है उन्होंने बयान दिया। बहुत सिलेक्टिव पॉलिटिक्स हो गई है ना, कि अपने राज्यों में कुछ नहीं कहना है, बाकी बीजेपी शासित राज्यों में सवाल खड़े करने हैं। अशोक यादव, भारतीय जनता पार्टी में देखिए, जब ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को, नहीं सवाल का जवाब सर, उसके बाद सर बैकग्राउंडर बाद में, पहले कोलकाता पे जवाब, फिर आप अपने बात ऐड करिएगा। पहले कोलकाता पे जवाब। देखिए, कोलकाता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर इस तरह नारियों के ऊपर उत्पीड़न होता है जी, जी। तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं। निंदा नहीं की ना नहीं की ना अखिलेश जी ने कहीं भी। और दूसरी बात, कम से कम भाजपा को भी निंदा करनी चाहिए। जब उनके सांसद, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी का मामला आता है तो भाजपा एकदम चुप, साइलेंट, कीप साइलेंस। सवाल आप फिर डक कर गए। मैं कह रहा हूं ब्रजभूषण की बात करेंगे। नहीं सुनिए, ब्रजभूषण जी की बात करेंगे, बिल्कुल मैं सुनूंगा। पहला सवाल है कोलकाता पर आपके नेता की प्रतिक्रिया नहीं, उसका जवाब दीजिए, फिर मैं सुनूंगा ब्रजभूषण जी के बारे में। हाँ बताइए। मैंने बोल दिया अमित जी, कोलकाता पे आप हिंदुस्तान के, आप समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, आप अखिलेश यादव हैं, आप अखिलेश यादव हैं। हर चीज अखिलेश यादव जी बोलेंगे। अच्छा, इटावा पे बाल छिल गया, उसके लिए अखिलेश यादव ने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। एक महिला से रेप हो गया कोलकाता में, आपके लिए इश्यू नहीं है ये? क्या बात कर रहे हैं आप? डिबेट में हमको क्यों बुलाए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाना चाहिए था। अरे वो आएंगे, हमको जरूर बुलाएंगे। वो नहीं आते सर, वो नहीं आते, हमने उनको बुलाया, वो नहीं आते। नहीं, जब उन्हीं की बात सुनना है, हर चीज में उन्हीं की बात सुननी है, तो प्रवक्ता पार्टी क्यों बनाती है? फालतू बनाती है। इसका मतलब आप सुनिए, ठीक है, मेरी बात सुनिए। प्रवक्ताओं को मतलब ही नहीं। तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इटावा पे क्यों करते हैं, बनारस पे क्यों करते हैं, लखनऊ में क्यों करते हैं, बाराबंकी पे क्यों करते हैं? इस पे भी तो कर लें। क्या कोलकाता की बेटी और बहनें हमारी बेटी और बहनें नहीं है? सिर्फ उत्तर प्रदेश में रेप होगा तो वहां की बेटी बहनें हमारी बेटी बहनें कोलकाता में नहीं होंगी? अमित जी, हमारी बेटी बहनें वो पहलवान बेटियां भी हैं। हाँ, नहीं तो उस पे तो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पे कांग्रेस ने की, आपने की, अखिलेश यादव ने कोई बयान नहीं दिया, राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया। ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला मैं सुनूंगा, आप बिल्कुल बोलिए, उस पे 10 मिनट बोलिए, लेकिन कोलकाता पे बयान नहीं है। इसका जवाब आप अगर अखिलेश यादव हैं तो फिर बहुत सारी और भी बातें हैं, फिर उनकी जरूरत ही क्या बोलने की? इटावा पे तो प्रवक्ता बोल ही रहे समाजवादी पार्टी के घूम के तमाम डिबेट्स में, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? जी अमित जी बताएं। आप किसी भाजपा के नेता का बयान, मैं तो चुनौती दे रहा हूं, किसी भाजपा नेता का बयान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिखा दीजिए,
हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान दिखा देंगे आपको। आज एक और चैलेंज आया अशोक यादव जी, एक और चैलेंज आया। आपके प्रवक्ता ने कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ वो शास्त्रार्थ करने को तैयार है, कहीं भी किसी भी वक्त हम उनको बुलाएं। दूसरा चैलेंज है। ठीक है, चलिए बोलिए बोलिए यादव जी। भाजपा के किसी नेता का, किसी महिला नेता का, किसी बड़े नेता का, किसी सांसद का, किसी विधायक का बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिखा दिए कोई बयान? बताइए, नहीं दिखा पाएंगे। आप ये बताइए, देश का गृह मंत्री जब बोलते हैं कि हमारी बहन बेटियां रात को 11 बजे स्कूटी से कहीं भी जा सकती हैं, बोलते हैं ना गृह मंत्री जी, फिर क्या होता है बीएचयू? उन्हीं के पार्टी के भाजपा के ही बलात्कारी 4 लड़के उस बेटी के साथ दरिंदगी कर दिए। वो बेटी तो गृह मंत्री जी के बयान के झांसे में आ गई, अपनी असमत लुटा बैठी, और उसका प्रतिफल क्या हुआ? वो लगातार वो सब घूमते रहे महीने भर। जब हंगामा हुआ तब पुलिस सक्रिय हुई, नहीं तो पुलिस उनको आराम से खातिरदारी करे, जाओ मध्य प्रदेश घूमो, प्रचार करो, जाओ यहाँ एंजॉय करो। तो आप जब कहते हैं जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन, तो ये उसी विज्ञापन की पंचलाइन लगती है जो भ्रामक विज्ञापन टेलीविजन में दिखाए जाते हैं कि जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन। लेकिन जब उस विज्ञापन की लाइन अगर भाजपा से हम लोग उसको तुलना करते हैं जी, तो लगता है कि टीवी में दिखाने वाले विज्ञापन से कई गुना भ्रामक विज्ञापन है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए क्राइम एंड करप्शन का। करप्शन का आलम यह है कि जल जीवन मिशन, आपको पता होगा, 40-45 दिनों में 3-3 टंकियां धराशायी हो गई भाई साहब अमित जी। 3-3 टंकियां। एक बड़े अखबार ने बताया कि 10 लाख का बीच का मार्जिन होता है, उसी चक्कर में सब हो रहा है जी। बड़े अखबार ने कहा, दैनिक भास्कर ने जी। तो आप ये बताइए, जब जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन आप कहते हैं, और करप्शन में सराबोर है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये करप्शन इस लेवल का है कि मुख्यमंत्री कार्यालय पंचम तल तक करप्शन फैला हुआ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शिशिर सिंह जानते हैं मीडिया सेल में जो शिशिर सिंह जी के हैं, उनके ऊपर कितना आरोप लगा। अल्टीमेटली जब इतना दबाव पड़ा, शिशिर सिंह को हटाना पड़ा, उनके साथ साथ तमाम अधिकारियों का नाम आया करप्शन में। मुख्यमंत्री जी उनको आराम से रखे थे, लेकिन जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, हटाना पड़ा ना उनको अल्टीमेटली। तो जब करप्शन टॉप टू बॉटम। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सीएम ने बहुत आराम से रखा था शिशिर जी को। प्रमोद मिश्रा जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं संजीत कुमार जी के पास जाता हूं, उनसे बहुत देर से प्रतिक्रिया मैंने नहीं ली है। प्रमोद मिश्रा बताइए, टंकियों में कमाई हो रही है, शिशिर जी का जिक्र कर दिया उन्होंने, एमपी का जिक्र कर दिया, सरकार प्रचार करती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है प्रदेश में। प्रमोद डिबेट का है तो इस पे करें, और अगर ये विषय आज की डिबेट का नहीं है तब तो ये विषयांतर है। लेकिन फिर भी आप छोटा सा जवाब दे दीजिए, छोटा सा जवाब। हाँ, चूंकि आपने समाजवादी पार्टी के समय में पारदर्शिता का ये आलम था, भैंस को खोजने निकलती थी पुलिस। आजम खान साहब बैठ करके जौहर विश्वविद्यालय खा गए और उसी वक्त की जमीन पर बना गए। अभी आरजेडी के प्रवक्ता भी बैठे हुए, लालू जी ने जो है अपने बयान में कहा था कि वक्त के घोटाला होता है। खैर उस पे आ जाते हैं। अब सीधे प्रश्न आपने जो पूछा, 3 टंकियां गिर गई, कितनी टंकियां बन रही हैं उत्तर प्रदेश में, बता सकते हैं अशोक यादव जी? लाखों। लेकिन यही ये सरकार है जिसने त्वरित कार्रवाई की है, ब्लैकलिस्ट करने की बात कर दी उन लोगों को। कभी दुर्घटनाओं पर ये इनकी आपने देखा, आपने पूरा जोर लगा लिया, आरजी कर नाम नहीं निकला। देश में कहीं भी हो, देश में कहीं भी हो, अरे बोलिए ना, हिम्मत है तो। हाँ, पश्चिम बंगाल में आरजी कर की घटना का और ममता बनर्जी की सरकार का आप विरोध करते हैं, नहीं बोल पाए। मैंने तो पूछा, कहने में आपको कोई आपत्ति है? प्रमोद जी मैंने पूछा, जवाब ही नहीं दे रहे। कुंभ में मांग कर रहे थे, पूछा मैं, और बेंगलुरु में स्टैम्पेड हुआ आईपीएल के उससे जीतने के उपलक्ष्य पे। इनके नेता को कोई बयान देते थे ना आपने? ठीक है, ठीक है, पूरे देश में होगा, हम उसका विरोध करते हैं, हम इसका विरोध, यही है तुष्टीकरण। सेलेक्टिव, मैंने कहा सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, संजीत के अनुसार अपने वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके रख देना। अगर समाजवादी पार्टी इस तरह के प्रवक्ताओं को भेजती है तो धन्य है समाजवादी पार्टी और धन्य है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। ये व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, अशोक जी क्षमा करेंगे। संजीत कुमार जी,
दो तरह की पॉलिटिक्स देश में होती है। एक वो पॉलिटिक्स जिसमें एक पार्टी अपने बूते अपने दम पर सरकार बना लेती है। एक और पॉलिटिक्स है जिसमें एक कमजोर पार्टी एक मजबूत पार्टी के कंधे पर हाथ रख के बैतरनी पार कर लेती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या जनाधार है, क्या आइडेंटिटी है, किस तरह की पॉलिटिकल क्राइसिस है बिहार में, ये हम सब लोग जानते हैं। बिहार में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर क्लैरिटी नहीं है। इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव जी के साथ कितनी सीटें आप शेयर कर रहे हैं, इसे लेकर क्लैरिटी नहीं है। फेस कौन होगा सीएम का अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, इसे लेकर क्लैरिटी नहीं है। तो कांग्रेस क्या हल्का हल्का खेल रही है क्या, चलो कंधे पे हाथ रख लिया, तेजस्वी निकलेंगे तो हम भी साथ निकल जाएंगे? अगर ऐसा नहीं है तो फिर एजेंडा क्या है, किस पॉइंट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं, सीट शेयरिंग पर क्या फैसला हुआ है? सर संजीत कुमार जी, बिहार के लिहाज से। अमित जी, ये बात मैं रहा हूं, प्रमोद जी आ रहा हूं। दल और कमजोर दल, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। आज हमने साफ साफ शब्दों में कहा और कांग्रेस पार्टी ने कई बार कहा कि आरजेडी बिहार के अंदर हमारे अलायंस को लीड कर रही है। तो बात समझने में बहुत आसानी होती है और लोग आसानी से समझ लेते हैं जी। 4 राउंड आपने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, लेकिन अफसोस ये कि बिहार के बारे में, बिहार की विकास गाथा जो इन 20 वर्षों में उनको बतानी चाहिए थी, एक शब्द भी नहीं बता पाए जी। अफसोस है जी। मैं प्रश्न करना चाहता हूं, अभी आप बहुत बातचीत कर रहे थे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट, हाँ वो बात गलत है और घोर निंदा करती है कोई भी दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, तमाम दल इस घटनाओं का विरोध करती है और निंदा करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विजय साहब मध्य प्रदेश के मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी आज भी मंत्री बने हुए हैं, लेकिन एक शब्द ना मीडिया उनसे सवाल करती है और ना ही मीडिया इनके बारे में चर्चा करती है जी। क्या गुजरात के बाढ़ के बारे में कभी चर्चा होती है मीडिया के अंदर? जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की खुद की कार डीजल में मिलावट के कारण बंद हो गई, इसके ऊपर आज तक डिबेट नहीं हो पाया। इस पे डिबेट करेंगे, कार्रवाई हो रही है। हाँ, मैं वही जानना चाहता हूं ना, तो हमने कितनी डिबेट में भाग लिया, इन चीजों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। पेट्रोल में पानी मिल गया, इस पे क्या डिबेट करेंगे संजीत जी? मेरा ये कहना है कि 20 वर्ष हो गए आज जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और मात्र 2 काम भी मैंने कहा कि आप एक नया विश्वविद्यालय बता दीजिए जो बिहार में आपने तैयार किया। ठीक है। आप एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो वहां की लोकल गवर्नमेंट ने तैयार की हो, आप बता दीजिए। और मैं जानना चाहता हूं कि बिहार का युवा पलायन क्यों कर रहा, क्यों नहीं रुका इस बिहार के युवा का पलायन? आप बार बार लालू यादव की बातचीत करेंगे इस 20 वर्षों के बाद, तो शायद आईने को भी आपके देख करके आपको शर्म आ जाएगी। आपको 20 साल का मौका दिया, उसके बावजूद भी आप लालू यादव के कंधे और लालू यादव को गाली दे करके आप अपनी डिबेट को, अपनी बातचीत को समाप्त करना चाहते हैं। तो हे प्रभु, आप जैसे प्रवक्ता और नेताओं को क्षमा करें बिहार को। बिहार बहुत परेशान और तकलीफ में है, कृपया करके बिहार की बात कीजिए। बिहार आज तकलीफ में है। आपने शराबबंदी किया, लेकिन सैकड़ों हजारों युवा उस शराबबंदी के कारण आज जेल के अंदर है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आपने शराबबंदी की स्वागत किया सबने, लेकिन क्या हुआ उस शराबबंदी एक उद्योग बन गया बिहार के अंदर। हरियाणा से, पंजाब से, बंगाल से ट्रकों में भरकर, एम्बुलेंस में भरकर शराब जाती है और वहां की पुलिस केवल उसको पकड़ने और धंधा करती है। वहां की पुलिस नेता के साथ, डीएम के साथ, एसपी के साथ मिलकर के शराब का धंधा करती है। एक बार भी बातचीत नहीं करते। और भोकुआ मंत्री जो गिरिराज सिंह है, भोकुआ वो जो टाइट लगा करके, दाढ़ी बढ़ा करके बोलते हैं, बिहार के अंदर, बेगूसराय के अंदर, मुझे बता दीजिए, मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी उन्होंने, जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने घोषणा की थी। आज तक वो योजना नहीं खुली, वो बंद पड़ गई। मैं जानना चाहता हूं कि एक विकास की गाथा तो बता दीजिए बिहार के मामलों में।
जो बिहार के लोगों को सुकून ठीक है देता। संजय जी, ज्यादा वक्त नहीं है, मैं जवाब ले लेता हूं आपके सवालों का। प्रमोद जी, एक सवाल मेरा भी है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो ऐलान किया गया है वोटर लिस्ट को लेकर बिहार में, एक तरह से बैकडोर एनआरसी है। ये बहुत गंभीर आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर। नहीं, देखिए, आरोप तो ये किसी पर भी लगाते हैं। कोई ऐसी संस्था बताइए जिस पे इन्होंने आरोप न लगाया। मैंने अभी अपने पूर्व के बयान में ये कहा कि महाराष्ट्र के केस में इनके शीर्ष नेता जो है राहुल गांधी, इलेक्शन कमीशन के पर आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा सीधे आके बात करो, कहते नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बार बार माफी मांगे जाने के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो। तो आरोप, इनके आरोप निराधार आरोप लगाते रहे, ये इनका यही काम है और इसीलिए शून्य पर ही बैठे हुए हैं। अभी ये कह रहे थे मेडिकल कॉलेज, एक विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम भूल गए पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने। वो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं और 2000 से पहले क्या बात आप कर रहे हैं? कम से कम आप थोड़ी सी बात, कम से कम फैक्ट को जान समझ करके बोला करिए प्लीज। चलिए प्रमोद जी, कंटिन्यू करिए जी। अभी आपने इनसे पूछा कि कांग्रेस की क्या भूमिका होगी बिहार में। आपने पिछले दिनों देखा था अजय राय जी एक नींबू और मिर्च लेके घूम रहे थे। वही भूमिका होगी तेजस्वी के रथ के चक्के के नीचे नींबू और मिर्च रखने का काम करेगी कांग्रेस बिहार में। और तो कुछ करने के नहीं। और कुछ करने के लिए वजूद चाहिए, राजनीतिक धरातल चाहिए। वो होगा नहीं तो जाएंगे कहां? यही करेंगे। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है इनके पास जी। तो सेंट्रल का प्रोजेक्ट बताने लगेंगे। अरे भाई, डबल इंजन की सरकार और किस लिए हम कहते हैं। और 2900 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है 25-26 तक। 28 मेडिकल कॉलेज कार्य करने लग जाएंगे, जो कार्य हो रहे हैं। तो इसलिए कुछ डॉक्टर साहब, डॉक्टर लगाया हुआ है नाम के आगे, तो बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि थोड़ा बहुत अध्ययन करके आइए, ज्यादा नहीं। इसके लिए बहुत थोड़ा सा अध्ययन चाहिए। ठीक है, ये कांग्रेस के पीएचडी करने की आवश्यकता प्रमोद मिश्रा जी, ये संजीत कुमार जी थे कांग्रेस के प्रवक्ता, जो ये सवाल पूछ रहे थे। बातों का तो जवाब दे रहा हूं। तो आरजेडी के तो प्रवक्ता ने ये प्रश्न पूछा ही नहीं। हाँ, वो तो इसी पे चुप हो गए कि चारा सुरक्षा की गारंटी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उनका तो ये प्रश्न ही नहीं। ठीक है श्याम जी, वक्त नहीं है, माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम प्रवक्ताओं का। प्रमोद मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप डिबेट में आए। अशोक यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजीत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ी बात बिहार में क्या है कि नवंबर में चुनाव होने हैं, नई वोटर लिस्ट बन रही है, केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की बात कह दी है। कुछ तो हिला है बिहार, वहाँ की सियासत भी हिली है और विपक्षी पार्टियों का एजेंडा भी। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।